क्लास 12th चैप्टर 2, ठीक है, जहाँ आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी, जो कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक रही थी, जहाँ पर बड़े नगर, एक विकसित सभ्यता थी, वो जब ख़त्म हुई, जब उसका विनाश हुआ, उसके बाद भारत का कैसे आगे बढ़ा, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, भारत का इतिहास बहुत ही लंबा है, नई नई चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिली। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में किस तरीके से एक ऐसा दौर आया जहाँ पे राजा तलवार से नहीं, नीति से राज करने लगे। यहाँ पे जो किसान थे वो अन्न के लिए नहीं, एक साम्राज्य की नींव के लिए अन्न बोने लगे। एक ऐसा समाज की स्थापना हुई जो भारत की आत्मा कही जाने लगी, ठीक है। तो कहानी जो है इस चैप्टर की, कैसे हमारा समाज बना, शहरों का जन्म हुआ, किस तरीके से किसान के बारे में, नगर की बस्तियां कैसे बसी, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जो राजा था वो सिर्फ गोत्र का प्रमुख नहीं था, वो किस तरीके से टैक्स लेता था, युद्ध करता था, नीतियाँ बनाता था और एक राज्य का निर्माण करता था। यहाँ पे जो किसान थे वो किस तरीके से खेती करते थे, क्या यहाँ पर भी किसानों की स्थिति वैसी ही है जैसे आज के भारत में है। तो इस चैप्टर में आज हम ये सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले सभ्यता के बाद भारत के अंदर 1500 से लेके 600 ईसा टाइम का जो पीरियड रहा है, उसके अंदर वैदिक काल आया था। तो वैदिक काल के अंदर कौन कौन से 4 हैं, ठीक है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना माना जाता है, जो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। दूसरा आता है सामवेद, तीसरा आता है यजुर्वेद और चौथा आता है आपका अथर्ववेद, ठीक है। ये 4 वेद आए थे। उसके बाद दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे हमें चरवाहों की बस्ती देखने को मिलती है, ठीक है। जो पहली शताब्दी थी ईसा पूर्व की, उसके दौरान मध्य और दक्षिण, यानी भारत का जो मध्य और दक्षिण है, वहाँ पर शवों को किस तरीके से अंतिम संस्कार करे गए, उसका प्रमाण देखने को मिला, जिनमें महापाषाण के नाम से पत्थर जो थे, ख्यात पत्थर, वो बड़े बड़े ढांचे में मिले। कई स्थानों पर पाया गया कि जो शव हैं उनके साथ अलग अलग तरीके के लोहे, उपकरण, हथियारों को दफनाया गया। तो ये सारी जब चीज़ें मिली तब पता चला कि इन सब चीज़ों से पता चला कि राजा, किसान और नगर कैसे बसा होगा। हम चलता है तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आता है सबसे पहले, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, बट डेट याद रखना, 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक का ये काल रहा था हड़प्पा सभ्यता का। जब इसका विनाश हुआ तो इसके कई वर्षों के बाद हमें जो 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी बस्तियां बसी, ठीक है। ये वाली बस्तियां हड़प्पा के बाद इतने टाइम के बाद बसी। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का काल है, इसमें कई वर्षों का जो टाइम है, इस समय में भी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मतलब अलग अलग सभ्यताएं यहाँ पर देखने को मिली। इसमें इसके यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हमें वैदिक सभ्यता देखने को मिली, ठीक है। वैदिक काल जिसे कहा जाता है, वेदों का काल जिसे कहा जाता है, इसमें मैंने भी आपको पढ़ाया था कि जो वेदों का काल था, ये 4 वेद थे, ठीक है। सबसे पहले सामवेद, ऋग्वेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद, ठीक है। इसमें सबसे प्राचीन है आपका ऋग्वैदिक, जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व पर मंत्रों के उच्चारण होते थे,
ठीक है, जिससे हमें ऋग्वेद के बारे में पता चलता है, सबसे प्राचीन है। तो यहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता से लेके 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड रहा है, उसके बीच में वैदिक काल आया था। ऋग्वैदिक काल में मंत्रों के उच्चारण थे, जिस यहाँ लेखन था, जहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग जो रह रहे हैं सिंधु नदी के पास और उनकी उपनदियों के पास, उनके बारे में हमें यहाँ पे पता चला। तीसरा क्या है? तो तीसरा हमें पता चला जो भारत है हमारा, ठीक है, भारत का जो दक्षिण हिस्सा है और मध्य हिस्सा, ठीक है, दक्षिण हिस्सा में हमें चरवाहा की बस्तियां मिली, ठीक है, यहाँ पे हमें दक्षिण में चरवाहा बस्तियों का प्रमाण मिला, और मध्य में हमें शवों का जो अंतिम संस्कार है उसके बारे में हमें अंतिम संस्कार वो पता चला। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो शव है उनके साथ लोहे के उपकरण और हथियार को दफनाया गया था। तो इस तरीके से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड रहा है उसमें हमें ये सारी चीज़ें मिली। इनके इतिहास से हमने जुड़ी हुई चीज़ों को देखा, और फिर बस्तियाँ कैसे बसी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नगर, राजा, किसान, वो धीरे धीरे इस चैप्टर में हम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस्तियाँ बसी उसका प्रमाण हमें पता चलता है। फिर आगे देखते हैं, 6ठी शताब्दी में जो ईसा पूर्व है उसमें नए नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो 600 ईसा पूर्व जो है, ठीक है, जो 6ठी शताब्दी है, 6ठी शताब्दी को ही परिवर्तन काल कहा जाता है भारत के इतिहास में, ठीक है, और इसको सबसे महत्वपूर्ण काल भी माना जाता है 6ठी शताब्दी को, क्योंकि इसमें हमें परिवर्तन देखने को मिले थे। वो क्या क्या थे वो देख लेते हैं। ज़्यादातर जो आरंभिक राज्य हैं, रजवाड़ों का जो विकास है वो इसी समय में हुआ था। सब ठीक है, आरंभिक राज्य जो साम्राज्य और रजवाड़ों का विकास 6ठी शताब्दी में हुआ था। राजनीतिक प्रक्रिया बदल चुकी थी, कृषि उपज के जो तरीके थे वो बदले थे, नए नए तरीके यहाँ पर देखने को मिले। जो हमारा उपमहाद्वीप है उसमें नए नए राज्यों का उदय शुरू हो गया था 6ठी शताब्दी के अंदर, ठीक है। हमारे जो इतिहासकार हैं वो इस प्रकार का जो विकास का अध्ययन और जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेख, ग्रंथ, सिक्कों तथा चित्रों का आंकलन करते हैं। यानी कि हमारे जो इतिहासकार हैं वो 6ठी शताब्दी के बारे में हमें किसके द्वारा बता रहे हैं? तो अभिलेख के द्वारा हमें पता चल रहा है, ग्रंथ है, सिक्का है, और चित्रों के माध्यम से हमें 6ठी शताब्दी के बारे में पता चलता है। सबसे पहला आपका प्रिंसेप और पियदस्सी, ठीक है, 1830 यानी कि 1830 का जो टाइम था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल के दिया था। अब ये ब्राह्मी और खरोष्टी क्या है भाई? लिपि तो जानते ही हो आप सभी, जिसके द्वारा हम पढ़ सकते हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल के दिया था। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेख और सिक्कों में किया गया था। आरंभिक मतलब जो शुरुआती अभिलेख लिखे गए थे ना, और जो आरंभिक का मतलब होता है हमेशा शुरुआत करना। उसके जो अभिलेख हैं और सिक्के हैं उनमें कौन सी लिपि? खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसेप के बारे में, जो कि आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया पे जो था, भारत जो है वही ब्रिटिश का ग़ुलाम हो चुका था, है ना। यहाँ पे हम ब्रिटिश के ग़ुलाम थे। तो यहाँ पे जब ब्रिटिश का शासन चल रहा था भारत के अंदर, उस दौरान 1830 में देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है,
इनके अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। तो 1830 में जेम्स प्रिंसेप ने एक लिपियों का अर्थ निकाल के दिया। अब वो लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी, जिसके द्वारा हमें उस टाइम का जो इतिहास था उसे पढ़ने में और भी ज़्यादा आसानी हो चुकी थी। तो अधिकांश अभिलेख जो लिखे गए थे शुरुआती दौर में और जो सिक्के थे उस पे क्या लिखा हुआ था? पियदस्सी लिखा हुआ था, जिसका अर्थ होता था, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता था? मनोहर मुख कीर्ति वाला राजा। मनोहर मतलब ऐसा राजा ना जिसका आप जिसका फेस देखोगे तो आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे, यानी कि मुख मतलब भाई फेस ऐसा कि जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, आकर्षित कर ले, ठीक है। तो पियदर्शी लिखा गया था ऐसे राजा के लिए। तो कुछ अभिलेखकों पर अशोक नाम भी लिखा था, जिससे माना जाता है कि जो अशोक थे उनके लिए मनोहर मुख कीर्ति यूज़ किया जाता होगा। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे, ठीक है। अब तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो पियदर्शी है, ठीक है, पियदर्शी यह हमें कहाँ पे लिखा हुआ मिला? तो हमें ये अभिलेखों में और सिक्कों में लिखा हुआ मिला था। तो अब इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब था मनोहर मुख वाला। मैंने बता दिया आपको, मनोहर मुख, जिसका फेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। और माना गया कि पियदर्शी जो है वो किसके लिए लिखा गया? तो अशोक के लिए लिखा गया था, अशोक सम्राट के बारे में। पढ़ते हैं अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि अभिलेख होते क्या हैं? क्या होते हैं? कोई कठोर सतह है, कोई कठोर चीज़ें, कोई कठोर धातु की चीज़ें जिसके ऊपर लोग जो थे वो अपने विचारों को, अपने जो क्रियाकलाप उन्होंने किया, जो अच्छा उन्होंने काम किया, ठीक है, क्रियाकलाप, और उन्होंने क्या उपलब्धियां की, उनके बारे में ये लोग क्या करते थे? कठोर सतह पर खुदवाते थे, ठीक है, खुदवाते पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन, ये जो कठोर चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर ये लोग क्या करते थे? अपने अभिलेखों को खुदवाते थे, जिसमें ये अपने विचार, अपने क्रियाकलाप, अपनी उपलब्धियों को लिखवाया जाता था। जैसे मैंने, तो ये लोग क्या करते थे? अपनी उपलब्धियों को, अपने क्रियाकलापों को, अपने विचारों को ये लोग लिखवाते थे, खुदवाते थे, जिससे क्या रहे? लोग उनके बारे में जाने कि उन्होंने कितना अच्छा काम समाज के लिए किया है। जैसे कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो दान दिए जाते थे, ठीक है, धार्मिक संस्थानों को, तो वो लोग क्या करते थे कि इन्होंने क्या दान दिया है, ठीक है, लंबे टाइम तक रहे, लोग इसे देखें। जो राजा महाराजा या फिर जो महिलाएं होती थी या जो अमीर वर्ग के लोग होते थे, वो जब धार्मिक संस्थानों को दान देते थे तब ये लोग क्या करते थे? अपना ब्यौरा करवाते थे, अपने बारे में लिखवाते थे,
ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया है? अभिलेख कहा गया है। इनमें बता दिया मैंने, इनमें राजा, क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण था, ठीक है, जिससे हमें अभिलेखकों में तिथि भी खुद ही होती थी, यानी अभिलेख में जो डेट है वो हमें मिलती है, जो कि क्या है, पूरा का पूरा प्रमाण है कि लोग किस तरीके से किस टाइम में इन्होंने ये काम करवाया था। उदाहरण के लिए 2500 ईसा पूर्व 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ को इस तरीके से लिखा जाता था। तो ये क्या हुआ, ये अभिलेख में खुदा हुआ था, जिससे हमें पता चला जब जेम्स प्रिंसेप ने 1830 में जो लिपि का हमें बताया, तो हमें पता चला ये जो है इसको क्या लिखा जाता है, आज अ लिखा जाता है। तो जितने भी प्राचीन अभिलेख थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृतिक में लिखे गए थे। तो याद रखना कि जो अभिलेख थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृतिक में तो प्राकृतिक भाषा उसे कहते थे जो आम भाषा होती थी, जिसे जनता वहाँ पर बोलती थी। अजातशत्रु, अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। फिर तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिले हैं, यानी कि जो अभिलेख मिले थे वो हमें तमिल, पाली और संस्कृत में भी मिले थे, ठीक है। पाली आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म की लिपि है, और धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषा भी उभर रही थी, जो कि बोली जा सकती थी मगर लिखी नहीं जा सकती थी। तो स्टार्टिंग में क्या था, प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है। जनपद का अर्थ, जनपद का मतलब क्या होता है? ऐसा भूमि खंड यानी भूमि का टुकड़ा है जहाँ कोई जन अपना पाँव रख देता। कोई जन मतलब कोई व्यक्ति, कोई इंसान अपना पाँव रख देता है, या लोग बस जाते हैं, या शब्द का प्रयोग प्राकृतिक व संस्कृत दोनों में होता था। देखो, जनपद का मतलब क्या हो, जहाँ किसी एक इंसान ने अपने पैर रख दिए, वो, ठीक है, वो भूमि का टुकड़ा, फिर वहाँ उसी को जनपद कहा गया, या फिर लोग जहाँ बस गए उसे जनपद कहा गया। तो जनपद का क्या था, ये प्रयोग होता था प्राकृतिक और संस्कृत दोनों भाषाओं में जनपद का प्रयोग किया जाता था। जहाँ लोग बसे होते थे उनको जनपद कहा जाता था, ठीक है। फिर आपका आता है प्रारंभिक राज्य, यानी कि जो स्टार्टिंग में राज्य बसे थे उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। इसी समय में, ठीक है, राज्य, नगर, लोहे का प्रयोग, सिक्कों का विकास शुरू हो चुका था। इसी काल में बौद्ध और जैन धार्मिक पुस्तक भी जो 16 महाजनपद का उल्लेख करती है, जो बताती है कि 6ठी शताब्दी में किस तरीके से 16 महाजनपद का उदय हुआ था। इसी काल मतलब 6ठी शताब्दी वाला, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म के जो दार्शनिक विचारधारा है उनका भी विकास हुआ था। महाजनपद नाम के 16 राज्यों का उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है, मगर महाजनपद के नाम की सूची ग्रंथों में एक जैसी नहीं है। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन होता था। इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। ये मेरा पार्ट फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं पार्ट सेकंड ज़रूर बनाऊंगी।